हेलो फ्रेंड। चलिए बच्चे, आपकी फर्स्ट यूनिट की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फोर्स के बाद बच्चे आज आपके सेकंड टॉपिक की ओर मूव करते हैं। हमारी इस यूनिट का सेकंड टॉपिक है बच्चे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या कहता है, जरा समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है, तो आज का बच्चे हम फर्स्ट आर्टिकल जो हम आपको बताएंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आप सभी को पूछा है दो आपके चार्जेस की बात करें तो मान लीजिए एक चार्ज है, तो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चे, रिपेल करते हैं। क्या इनको रिपेल करने के लिए एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है? नहीं है। यानी जब भी आप दो लाइक चार्ज को सम डिस्टेंस के ऊपर रखोगे तब भी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं। तो अगर आपने इस एक्शन को, ये जो एक्शन एट डिस्टेंस हुआ है, यानी विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट के भी, विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट, मैं इन दोनों को कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट भी ये दोनों चार्ज आपने आपको क्या कर रहे हैं, आपके एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि चार्ज ग्राउंड कोई ऐसी फील्ड है, जैसे इस फील्ड के अंदर आपका कोई दूसरा चार्ज आता है तो आपका पेरेंट चार्ज उस चार्ज को क्या कर देता है, रिपेल कर देता है। इसी चीज़ को किसी भी चार्ज ग्राउंड एक स्पेस, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं द स्पेस अराउंड ए चार्ज। तो हर एक चार्ज के अराउंड एक स्पेस होता है, ठीक है। तीसरा बच्चे मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेट के अराउंड भी मैग्नेटिक स्पेस होता है। बिल्कुल इसी तरह जब तक आपका चार्ज रेस्ट पे होगा तब तक उसके अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, जब तक आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा, मान लीजिए एक चार्ज है आपका कैपिटल क्यू, पॉजिटिव मान लीजिए, वो क्या है, रेस्ट पे है। आप जैसे इसकी वेलोसिटी के अंदर, जैसे इसकी इस फील्ड के अंदर आप दूसरा चार्ज लेके आएंगे, ठीक है, अगर लाइक हुआ तो रिपल्शन होगी, अनलाइक हुआ तो क्या होगी, अट्रैक्शन हो जाएगी। तो किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस जिसके अंदर आते ही दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होनी शुरू हो जाए, उस स्पेस को ही आप क्या नाम दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है बच्चे, द स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, द स्पेस, ठीक है, सराउंडिंग ए चार्ज, द स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज। ठीक है, एक चार्ज भी हो सकता है, यहाँ पे इसकी जगह लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक चार्ज हुई है, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द स्पेस अराउंड द चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, द स्पेस अराउंड द चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन विच its electrical effect can be experienced effect can be experienced is called electric field, of the given charge, तो किसी भी गिवन चार्ज के अराउंड वो स्पेस जिसके अंदर आते ही दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगनी शुरू हो जाए, उसी को आप बच्चे क्या नाम दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है बच्चे, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपके रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे ई से, आपका बोला जाता है इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चे एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उससे डील किया जाता है, जिससे आपकी किससे लिखना है बच्चे, ई वेक्टर से लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक वेक्टर क्वांटिटी जिससे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम लूँगा, उससे बच्चे हम क्या करेंगे, डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सबसे पहले बताते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चे ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी बोल लीजिए सिंपली, इंटेंसिटी of electric field due to a point charge, तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताने जा रहा हूँ कि आपकी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो चलिए मैं एक पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। लीजिए बच्चे, मैंने क्या करते हैं, एक पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लीजिए, ये है बच्चे मेरा पॉइंट चार्ज, ठीक है, जो भी चार्ज मानेंगे उसे कैपिटल क्यू मान लीजिए।
ओके, मैं क्या करता हूँ, इससे सम डिस्टेंस के ऊपर, कितने डिस्टेंस के ऊपर मान लीजिए, मैं इससे सम डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट मान लेता हूँ। कौन सा पॉइंट मान लीजिए? पी पॉइंट मान लीजिए, जहाँ पे मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। जिसका डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो जिसका डिस्टेंस इस चार्ज के सेंटर से कितना है बच्चे? आर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है बेटा? आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए आपको पता है हर एक चार्ज के अराउंड फील्ड होती है। ठीक है, उस फील्ड के ऊपर मैं क्या करना चाह रहा हूँ बच्चे, मैं इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, इस चार्ज के अराउंड बच्चे क्या किया, चार्ज के अराउंड एक फील्ड होगी, उस फील्ड के अंदर एक पी पॉइंट मार लिया। इस पी पॉइंट के ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट के ऊपर आपकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ होगी, उस स्ट्रेंथ को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम दिया जाता है। या डिफाइन करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करो, इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट या फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। आपको पता है एक चार्ज है, चार्ज के अराउंड फील्ड होती है। देखिए फील्ड से अगर आप चार्ज से अवे होंगे, दूर होंगे, तो आपके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। जैसे जैसे नियर आते जाएंगे आपकी फील्ड की वैल्यू क्या होनी शुरू होती है? इंक्रीज। यानी जैसे जैसे पी पॉइंट आपके चार्ज के पास आता जाएगा, फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो फील्ड के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है, उसे डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज ए फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। मान लीजिए पी पॉइंट पे एक यूनिट चार्ज मान लीजिए, जिसे आप क्यू नोट से लिख रहे हैं। ये क्यू नोट क्या है? एक यूनिट चार्ज है। ठीक है, ये क्या है बेटा? एक यूनिट चार्ज है। तो पी पॉइंट के ऊपर एक यूनिट चार्ज मान लीजिए, इसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा उस फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर माना जाता है। इट्स मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्विवेलेंट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ ई से लिखा जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है लिमिट क्यू नॉट गोज टू 0 एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ठीक है, एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो बच्चे मैंने क्या किया, ये क्यू नॉट, देखिए जिस चार्ज की आप फील्ड निकालना चाहते हैं उस चार्ज को बोलते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स लिखना था, उस चार्ज को बोलेंगे आप सोर्स चार्ज। ये है बच्चे मेरा सोर्स चार्ज। जिस यूनिट चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। लीजिए मैं क्या करना चाहता हूँ, सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, जिसका फॉर्मूला क्या है? जो भी इस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए, पी पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए, जो भी फोर्स लगेगा उसे उसके चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। दिस रेशियो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे बच्चे मैंने एक कंडीशन लगा दी है, क्यू नॉट गोज टू 0। अगर क्यू नॉट की वैल्यू, मतलब इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। क्यों भाई? है तो ये भी चार्ज, इसके कारण भी क्या होंगी? फील्ड प्रोड्यूस होंगी। ये फील्ड कहीं ऐसा ना हो सोर्स चार्ज को यहाँ से डिस्प्लेस कर दे, जिसके कारण हमारा जो हम क्या करना चाह रहे हैं, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। अगर ये चार्ज है, इसकी भी फील्ड होगी। अगर फील्ड होगी तो ये फील्ड इस चार्ज को क्या कर सकती है? डिस्टर्ब कर सकती है, डिसलोकेट कर सकती है, जिससे आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसीलिए बच्चे हमने इसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी है। क्या कंडीशन लगाई है? आपके क्यू नोट की वैल्यू क्या कर दी है? 0 की तरफ अप्रोच करती है। एफ का फार्मूला, फोर्स का फार्मूला तो आपको पता ही है। एफ फोर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चे? हाँ जी, अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स का फार्मूला होता है क्यू नॉट, तो चार्ज यही, बीच का डिस्टेंस कितना है? आर स्क्वायर इनटू में आर कैप, और इसे डिवाइड किससे करना है? क्यू नॉट से। अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये लीजिए कैंसिल होके आपका ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की बात करूँ तो ये लीजिए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो यहाँ रखना यहाँ पे। हाँ जी, वाई बी में एक टेस्ट चार्ज स्मॉलर एज सून एज पॉसिबल। हम अपने टेस्ट चार्ज को स्मॉलर क्यों बनाते हैं? आपको आंसर मिल चुका है ना। अगर आपने टेस्ट चार्ज को स्मॉलर नहीं बनाया तो क्या होगा? ये टेस्ट चार्ज आपके मेन चार्ज को, जो मेन सोर्स चार्ज है उसकी, उसे डिसलोकेट कर देगा। अगर डिसलोकेट किया तो उससे क्या होगा बच्चे? अगर इसने इसको डिस्टर्ब कर दिया तो आप अपनी जिस चार्ज के आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसे निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ डील करने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ पहले। तो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा बच्चे मेरा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बात करें, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहली बात रही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है बेटे? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपकी ई और एफ की डायरेक्शन सेम होगी। ई और आपकी एफ की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शंस क्या होगी बच्चे? डायरेक्शन सेम होगी अगर आपका चार्ज क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। अगर आपका चार्ज कैसा है बच्चे? अगर आपका चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर आपका चार्ज कैसा चार्ज है? अगर आपका चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो ई और एफ की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? सेम होगी। ई और एफ की डायरेक्शन सेम होगी अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ई और एफ की डायरेक्शन सेम होगी अगर आपका चार्ज क्या है? पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव चार्ज पे जो भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी होती है, ठीक है। चलिए सेकेंड वन की ओर मूव करें, ठीक है। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज के कारण, अगर एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे एरो से दिखाया जाता है। तो किसी भी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड से इस तरह एरो से दिखाया जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के कारण अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव चार्ज के कारण हमेशा क्या होती है? इनवर्ड होती है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज आउटवर्ड, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चे? हमेशा इनवर्ड होंगी। ओके, अब बात करते हैं यूनिट की। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चे? अगर मैं इसकी यूनिट की बात करें तो आपको पता है ई होता है एफ डिवाइडेड बाई क्यू। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बच्चे? अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूँ तो इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। तो इसकी एसआई यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? अगर मैं यहाँ डायमेंशन फार्मूला भी लिख दूँ, हाँ जी, डायमेंशन फोर्स का आता है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? फोर्स का होता है MLT-2, ओके, डिवाइडेड बाई किसका निकालना है? चार्ज का। चार्ज क्या होता है? करंट इंटू टाइम। करंट का A, टाइम का T। तो सॉल्व कर लीजिए, आपका डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा MLT-3 A की पावर -1। तो इस तरह बच्चे आप इसका डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपके बच्चे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये भी आपके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को क्या करेगी? ओबे करेगी। इट ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये भी बच्चे जैसे आपका कूलम लॉ आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है, बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करेगी। कैसे बच्चे? मान लीजिए आपके एक ग्रुप ऑफ चार्ज है, क्या नाम दे देते हैं उसको? Q1, Q2, Q3 और अप टू Qn। इन सभी के कारण इस पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए एक पॉइंट है P, मुझे इसके ऊपर क्या निकालनी है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो वहाँ एक यूनिट चार्ज एज्यूम कर लीजिए, टेस्ट चार्ज यूनिट चार्ज एज्यूम कर लीजिए। पहले तो फर्स्ट पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, सेकंड के कारण निकालिए, थर्ड के कारण निकालिए, फोर्थ के कारण, और ऐसे अनर्थ के कारण। तो इस पॉइंट के ऊपर जो आपका P पॉइंट है, इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगी वो किसके बराबर होगी? फर्स्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सेकंड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस थर्ड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे ही चलते जाइए nth चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर। यानी हर चार्ज के कारण जो भी फील्ड लगेगी उस फील्ड को निकालिए, उन सभी का वेक्टर सम कर दीजिए। इस तरह बच्चे मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई जिसके साथ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील करने वाला हूँ, तो इन प्रॉपर्टी को बच्चे ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चे, एक छोटा सा आर्टिकल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल का नाम क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल हम जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है कॉन्टिन्यूस चार्ज, continuous distribution of charge, continuous distribution of charge। अगर आपका चार्ज डिस्क्रीट ना हो, मतलब आप हर एक चार्ज के साथ इंडिविजुअली डील ना कर सकें, ठीक है, जैसे जनरल लाइफ में आपको जो बॉडी मिलती है वो फाइनाइट साइज की बॉडी होती है, तो जब उन फाइनाइट साइज की बॉडी के साथ डील करेंगे तो आप हर चार्ज के साथ इंडिविजुअली डील नहीं कर सकते, और जब आप इंडिविजुअली हर चार्ज के साथ डील नहीं कर पाएंगे तो एट दैट टाइम आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = ±NE की जो प्रॉपर्टी आपने रीड की थी वो आपकी डिसएबल हो जाती है, और यहाँ पे आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डिसवैलिड, आपका वैलिड नहीं रहेगा। तो एट दैट टाइम हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं।
ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन होता है बच्चे आपका, फर्स्ट अगर मैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो फर्स्ट वन है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट वन है बच्चे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? जब भी आपका चार्ज वन डायमेंशनली किसी वायर की लेंथ के अलॉन्ग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जैसे ये मान लीजिए आपकी कोई लेंथ है, कोई कंडक्टर है या कोई भी आपकी लेंथ है, इसके क्रॉस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई लेंथ थी, इसके क्रॉस क्या हुआ? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो अगर किसी लेंथ के क्रॉस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए तो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उससे निकाला जाता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लिखा जाता है बच्चे लैम्डा से। तो लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है एंड इट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब जो भी चार्ज है उसे उसकी लेंथ से डिवाइड कर लीजिए। इसका मतलब मान लीजिए मैं इसका एक स्मॉल पोर्शन मान लेता हूँ। ठीक है, इस पोर्शन के ऊपर जो भी चार्ज होगा उसे उसके लेंथ से डिवाइड कर लीजिए, या टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दीजिए। यही है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके बच्चे ये हो गया तो मान लीजिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मान लीजिए बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है एक पॉइंट चार्ज के लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए आता है। तो इस एलिमेंट के लिए क्या बनेगा? पॉइंट चार्ज के लिए तो आपको आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, क्या होता है? के, हाँ जी, के डी क्यू डिवाइडेड बाय, मान लीजिए मुझे किसी पॉइंट आर पॉइंट के ऊपर निकालना है। ठीक है, कोई एक पॉइंट है आर, पी पॉइंट के ऊपर मुझे निकालना है जिसका डिस्टेंस कितना है आर। अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे यही बनेगा। ओके, अगर आपके स्मॉल एलिमेंट के कारण ये है, कंप्लीट के कारण निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हैं, या डी क्यू की जगह डी क्यू की वैल्यू लिख लीजिएगा। डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? यहाँ से अगर डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो तो लैम्डा टी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अगर स्मॉल एलिमेंट के लिए है, और अगर मान लीजिए मैं टोटल के लिए निकालना चाहूँ तो टोटल के लिए कैसे निकाल सकता हूँ? इंटीग्रेशन कर दूँगा। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप लीजिए टोटल लेंथ, यहाँ जो भी टोटल लेंथ होगी आपकी उसे एल मान लीजिए, नीचे लिख लीजिए लैम्डा टी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ रहेगा, ये है आपका फाइनल आंसर। तो जब भी आप कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ करोगे? जब आपका चार्ज यूनिफॉर्मली किसी लेंथ के क्रॉस आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द, क्या यूज़ करेंगे? एट दैट टाइम वी आर यूजिंग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों बच्चे हम एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। ओके, अगर आपका चार्ज, अगर मैं सेकंड बात करूँ, सेकंड है बच्चे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी आपका चार्ज टू डायमेंशनली किसी बॉडी के सरफेस के लो, मान लीजिए कोई सरफेस मान लीजिए, ठीक है, ये रहा मुझे कोई सरफेस मान लिया। आपका चार्ज अगर किसी बॉडी के सरफेस के अलॉन्ग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ टू डायमेंशनली, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग, उस वक्त हम क्या यूज़ करेंगे? एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उस वक्त हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूज़ करेंगे। मान लीजिए इसका एक स्मॉल पोर्शन मान लीजिए, ये रहा एक स्मॉल पोर्शन जिसके ऊपर चार्ज कितना है? डी क्यू। ठीक है, जिसकी चार्ज ये हो गया, डी क्यू हो गया। ओके, इसका एरिया मान लीजिए डी ए। तो जो भी इसके अंदर चार्ज आएगा, तो बच्चे क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मान लीजिए एक स्मॉल एलिमेंट माना है डी क्यू, जिसका एरिया क्या है? डी ए, और मुझे क्या करना है? इस पी पॉइंट के ऊपर इसका डिस्टेंस कितना है? आर है आपके इससे, मुझे इस पी पॉइंट पे आपकी क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए जो स्मॉल एलिमेंट माना है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? स्मॉल ही होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, के जो भी चार्ज था डी क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा? आर स्क्वायर। ठीक है, ये लीजिए स्मॉल के कारण, स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। जब भी चार्ज आपका टू डायमेंशनली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग, उस वक्त हमने क्या करना है? उस वक्त हमने बच्चे आपका एक और डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे सिग्मा से लिखा जाता है। सिग्मा किसके बराबर होता है? अगर आपका जो भी चार्ज है उसे उसके एरिया से डिवाइड कर लीजिए। आपका चार्ज कितना था? डी क्यू, कितने एरिया के ऊपर था? डी ए। अगर मैं चार्ज को उसके एरिया से डिवाइड कर दूँ तो इसी को बच्चे आप क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बच्चे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए मैं कॉन्स्टेंट आपका सिग्मा यूज़ किया। अगर यहाँ पे बच्चे मैं डी क्यू की जगह डी क्यू की वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या आएगी डी क्यू की वैल्यू? तो डी क्यू की जगह मैं सिग्मा डी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर निकाल सकता हूँ। तो अगर स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है, तो कंप्लीट के लिए कैसे निकालूंगा? हाँ जी, मैं आगे मूव यहाँ कर रहा हूँ।
आपकी कंप्लीट के लिए कैसे निकालूंगा, इंटीग्रेशन करके निकालूंगा। इंटीग्रेशन करते लो जी, इंटीग्रेशन करूँगा तो के सिग्मा, ठीक है, टी ए डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, सरफेस के लॉन्ग हो रही है तो यहाँ एस लिख लीजिएगा। तो लीजिए के को बाहर लीजिए, एस सिग्मा डी ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो लीजिए मैंने आपकी क्या निकाल दी है, ये है बच्चे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी अगर आपका चार्ज टू डायमेंशनली सरफेस के लॉन्ग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। डन। चलिए लास्ट को मूव करते हैं। लास्ट है आपका कौन सा, आपका एक लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसका नाम है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बच्चे, अगर आपका चार्ज किसी बॉडी के क्रॉस या किसी बॉडी की वॉल्यूम के क्रॉस 3 डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्यूब मान लीजिए, ठीक है, ये रहा बच्चे मेरे पास एक क्यूब और आपका चार्ज यूनिफॉर्मली इस क्यूब के अंदर यूनिफॉर्मली आपका चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मुझे क्या करना है, इस चार्ज के कारण, इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जब भी आपका चार्ज आपका 3 डायमेंशनली किसी बॉडी के अक्रॉस ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय रो। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रो से लिखा जाता है। ये किसके बराबर होता है बच्चे, क्या कीजिए, इस क्यूब का एक स्मॉल पोर्शन मान लीजिए, स्मॉल पोर्शन मान लीजिए, इस स्मॉल पोर्शन की वॉल्यूम मान लीजिए, इसकी जो भी वॉल्यूम है, चलिए इसकी वॉल्यूम हम क्या मान लेते हैं, इस पोर्शन की वॉल्यूम मान लीजिए dV और चार्ज मान लेते हैं, ठीक है, मैं बाहर लिख देता हूँ चाहे, dV और चार्ज क्या है, dQ। तो जो भी इसका चार्ज है, इसके चार्ज को इसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, यानी कि रो की वैल्यू या dQ की वैल्यू किसके बराबर आएगी, रो इंटू dV के बराबर। इस स्मॉल एलिमेंट के कारण अगर मान लीजिए इस P पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस R है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो स्मॉल के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, स्मॉल के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वही बन जाएगा, K dQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इस फॉर्म में पुट कर दूँ तो K रो dV अपॉन R स्क्वायर। और अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ कंप्लीट के लिए, तो कंप्लीट के लिए निकालूंगा तो इंटीग्रेशन करनी पड़ जाएगी, के बाहर वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हो, रो dV डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इस तरह बच्चे हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको 3 डिस्ट्रीब्यूशन बताई जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की वैल्यू को बड़े ईजिली वे में निकाल सकते हो। अच्छा, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, ठीक है, पॉइंट क्या है, चार्ज पार्टिकल हमेशा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो ये पॉइंट का नोट बना के लिख लीजिएगा, एक पॉइंट आपको दे रहा हूँ, टॉपिक नहीं है, टॉपिक से अलग ही है, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज पार्टिकल ऑलवेज experience an electric field whether it is at rest और इन मोशन। तो चाहे आपका एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है या मोशन पे है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स की वैल्यू हमेशा लगती ही रहेगी, ठीक है। तो आपको समझाया बच्चे, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह के, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस और ये। जब भी आपका चार्ज किसी बॉडी के लेंथ के क्रॉस 1 डायमेंशनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी सरफेस के लॉन्ग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब किसी बॉडी के वॉल्यूम के क्रॉस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग विच वन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करिए। चलिए अब आपको बच्चे क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बताने के बाद मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण बच्चे मैं क्या करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ठीक है। अब बच्चे केस हैं इसके डिफरेंट केस। सबसे पहले हम बात करेंगे कहाँ पे, एट द सेंटर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सेंटर के ऊपर, एट इट्स सेंटर। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया, हमने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है।
ठीक है, एक रिंग मान लेते हैं बच्चे, ये है बच्चे मेरे पास रिंग, ठीक, ये है बच्चे रिंग, ये लीजिए एक रिंग मान लीजिए, ये है बच्चे रिंग, और मुझे क्या करना है इस रिंग के सेंटर के ऊपर, ठीक है, इस रिंग के ऊपर क्या है बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, लेट अस कंसिडर पॉजिटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट। तो एक रिंग मान लीजिए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रेडियस की बात करें तो इसका सेंटर क्या है, सेंटर को मान लीजिए, और रेडियस को मान लीजिए जो भी रेडियस है उस रेडियस को यहाँ से यहाँ तक के रेडियस को आता ना दे दीजिए। आपने क्या करना है, इस ओ पॉइंट के ऊपर, इस यूनिफॉर्मली चार्जिंग के कारण ओ पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आपने निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ओके, आपको याद कीजिए कि मैंने आपको पिछले आर्टिकल में इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की थी, स्केयर की बात की थी, या कोई भी सिमेट्रिकल फिगर हो, किस अगर आपका सिमेट्रिकल फिगर हो और कॉर्नर के ऊपर इक्वल चार्ज हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पे बच्चे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी। कैसे, इस रिंग के ऊपर दो आप पोर्शन मान लीजिए, आप क्या कीजिए दो एलिमेंट मान लीजिए, एक एलिमेंट ये मान लीजिए और बिल्कुल आइडेंटिकल आप एलिमेंट इससे अपोजिट मान लीजिए, एक ये मान लीजिए, इस एलिमेंट को नाम दीजिए ए बी, इसे नाम दे दीजिए सी डी। ठीक है, इन दो एलिमेंट के कारण मैं अगर आपसे पूछूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगी, ठीक है, कौन कौन से दो एलिमेंट, एक तो ए बी है, एक आपका सी डी है, दोनों आइडेंटिकल है, डायमेट्रिकली अपोजिट है। अगर इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ए बी के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी, और सी डी के कारण क्या आएगी, उधर आएगी। दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगी, कैंसिल हो जाएंगी। ऐसे बचे दो एलिमेंट यहाँ मान लीजिए, ऐसी दो एलिमेंट यहाँ मान लीजिए, तो हर एक के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। तो इसका मतलब अगर आपकी सर्कुलर रिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आपकी एक जो सर्कुलर रिंग है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके सेंटर के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो। तो लिख लेते हैं एट द सेंटर, ठीक है, एट द सेंटर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। लीजिए फर्स्ट केस तो हो गया, तो इसके सेंटर के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जीरो। ठीक है, आसान था केस। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दूसरा केस आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट केस क्या है, एट एन एक्सियल पॉइंट। लीजिए रिंग के एक्सियल पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं। एक्सियल पॉइंट कैसे भाई, आपके रिंग को बचे वाई डायरेक्शन में, मतलब जो प्लेन है, जो हम प्लेन कंसिडर कर रहे हैं उस प्लेन से क्या करो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मान लीजिए ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मान लीजिए, और इसके ऊपर क्या है बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये लीजिए मैंने रिंग वाई डायरेक्शन में मानी है ऐसे, और बचे भी वाई डायरेक्शन में मान ली है, जिसके ऊपर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस तरह आपके चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी रेडियस को अगेन क्या मान लीजिए, वही आर मान लीजिए। ठीक है, आपकी रेडियस कितनी है बच्चे, कैपिटल आर मान लीजिए। एक्सियल लाइन कौन सी होती है बेटा, ये है एक्सियल लाइन, ये है बच्चे एक्सियल लाइन। मान लीजिए एक्सियल लाइन के ऊपर पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट पर मुझे क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो क्या कीजिए बच्चे, एक स्मॉल करंट एलिमेंट यहाँ मान लीजिए ए बी, ठीक है, ए बी, जिसकी लेंथ डी एल मान लीजिए, चार डी क्यू मान लीजिए। सबसे पहले तो बच्चे इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। ठीक है, इन दोनों को मीट कर दीजिए, आगे फॉरवर्ड आप बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, इसे एक्सटेंड कर दीजिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये आर है, मैं इसे एक्स मानूँ तो ये कितना होगा बच्चे, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। तो इस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसे डी का नाम लीजिए। इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, डी ई को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूँ ना, फिगर से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डी ई कोस थीटा, और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा आएगा बच्चे, डी ई साइन थीटा। सिमिलरली एक और करंट एलिमेंट मान लीजिए यहाँ पे, बिल्कुल आइडेंटिकल करंट एलिमेंट मान लिए, ठीक है, बिल्कुल सेम लेंथ का सी डी एक एलिमेंट मान लीजिए, जिसकी लेंथ भी सेम हो, चार्ज भी सेम हो। ठीक, तो इसे क्या कीजिए, इस पॉइंट से ज्वाइन कीजिए और इसे आगे एक्सटेंड कर लीजिए। क्योंकि बच्चे चार्ज भी सेम था, डिस्टेंस अगर मैं पूछूँ ये वाला डिस्टेंस, ये तो एक्स इधर लिख देते हैं, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही होगा। तो चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आएगी। अगेन ये एंगल भी थीटा ही आएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। तो अगेन डी ई को भी, इस डी को भी आपके सॉल्व करूँ तो एक और डी ई कोस थीटा इधर आएगा, और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, डी ई साइन थीटा। अब इन दो कंपोनेंट के लिए ही बात करें, अगर इन दो कंपोनेंट के लिए बात करें तो बच्चे ध्यान से देखिए, ये दोनों, क्योंकि डी ये तो दोनों बराबर ही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कंपोनेंट आपके क्या हुए, जो वाई डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट हुए, ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये दोनों कंपोनेंट्स दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चे, ऐड हो जाएंगे।
ठीक है। तो सिर्फ 2 एलिमेंट के लिए बात करनी हो तो नेट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2DE cos थीटा। लेकिन रिंग के ऊपर तो बच्चे अभी और भी पॉइंट है, तो 2 एलिमेंट यहाँ और मान लीजिए, उनके कारण भी क्या होगा, साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, कोस कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे ही पूरी रिंग को इस तरह एलिमेंट में डिवाइड करते जाइए, तो जितने भी बचे आपके साइन कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, कोस कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सारे सारे ऐड हो जाएंगे। अगर मैं सभी के सभी यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी किसके बराबर होगी, जितने भी आपके कंपोनेंट है DE cos थीटा वाले, उन सभी की समीशन कर दीजिए या इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो उनकी समीशन लिख दीजिए या इंटीग्रेशन बात ही की आएगी। समीशन का मतलब जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को आप सम कर दीजिएगा। ओके, DE सिर्फ एक DE की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिर्फ इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उसकी वैल्यू निकाल दीजिए। DE का फार्मूला क्या होता है, कि चार्ज कितना था DQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, डिस्टेंस है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू में cos थीटा एक ट्रायंगल दिख रही है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब x अपॉन रूट x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। डन। ओके, और आगे मूव करें। अब बच्चे जो चीज़ कांस्टेंट है उसे समीशन से बाहर ले जाइए। क्या क्या चीज़ कांस्टेंट आ रही है बच्चे, एक तो आपका k कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नीचे वाली दोनों टर्म, एक तो मुझे स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, अंदर क्या रह गया समीशन में भी रह गया, x को भी कांस्टेंट है, x भी देखो डिस्टेंस है बाहर के, इसका अंदर रह गया dq को क्या क्या लिख सकते हैं, आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और मैंने क्योंकि स्मॉल लेंथ मानी तो आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज होगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा से लिखा जाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, टोटल चार्ज को जितना चार्ज था उसे उसकी लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, यानी dq को आप लिख सकते हैं लैम्डा dl। क्या लिख सकते हैं, लैम्डा dl। अब हम क्या कर सकते हैं, kx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, लैम्डा को भी बाहर की, समीशन ऑफ dl। ठीक है, dl का समीशन क्या होता है बच्चे, फटाफट बता दीजिए। dl का मतलब जितनी भी लेंथ है उन सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो इस सर्कल का क्या मिल जाएगा बच्चे, सर्कमफ्रेंस मिल जाएगी। अगर इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, चलिए मैं यहाँ से करवाऊँ इसके बाद आपकी बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं इसका सोल्व करूँ तो kx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो k इक्वल टू किसके बराबर आ गया, kx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर r स्क्वायर की पावर कितनी आई 3/2, लैम्डा ऊपर है ही है, इनटू में क्या लिख सकते हैं dl की बच्चे समीशन क्या होगी, टोटल यानी सर्कमफ्रेंस 2πr के बराबर हो जाएगी। डन। ओके, k की जगह आपने वैल्यू लिखनी है तो वैल्यू भी पुट कर देते हैं। चलिए k की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या होती है k की वैल्यू, 1/4πε0, ऊपर क्या है 2πr x लैम्डा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r के स्क्वायर की 3/2। कोई टर्म कैंसिल होती है, कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल होता है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बस मेरे ख्याल से ये टर्म कैंसिल हो रही हैं। तो आपके पास, ठीक है, आपके पास अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया बच्चे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्स लाइन किसके बराबर आई, ओके, ऊपर तो आया बच्चे लैम्डा r x डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। तो लीजिए, मैंने एक सर्कुलर रिंग की एक्सियल लाइन के ऊपर आपको क्या निकालना सिखा दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी सिखा दी। गलती से भी भूलेगा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी का टॉपिक है ये। ठीक है, तो हो जाएगा बच्चे, मेरे ख्याल से कोई भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर मैं कहूँ सेंटर के ऊपर बात कीजिए, अगर मैं कहूँ एट सेंटर निकालिए, जो हम केस पहले भी कर चुके हैं, एट सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर के ऊपर बच्चे इस x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी एट सेंटर x इक्वल टू 0 है। ठीक, अगर बच्चे मैं x की वैल्यू 0 कर दूँ, ठीक है, अगर x 0 हुआ तो ऊपर 0 था, तो x के 0 होते ही अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगी 0, जो हम पहले ही पार्ट में आके प्रूव भी कर चुके हैं। तो लीजिए, मैंने आपकी क्या बता दी है, मैंने आपकी एक यूनिफॉर्मली चार्जिंग के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चे आपको क्या की, निकाल के। ओके, ये था बच्चे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्जिंग। अच्छा, 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ उसके, आपके बच्चे क्या है, आपके पास सीबीएस में उसकी कोई डेरिवेशन तो नहीं आपने करनी, लेकिन उसके रिजल्ट जरूर आती है, न्यूमेरिकल के लिए आपको याद है। फर्स्ट आपको केस बता रहा हूँ, स्पेशल केस है सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट ऑफ रिंग के लिए अगर हम बात करें सेगमेंट ऑफ रिंग के लिए, ठीक है, या चार्ज आर्क भी बोल सकते हैं आप इसे, चार्ज आर्क, सेगमेंट ऑफ रिंग या चार्ज आर्क के लिए बोलें। मान लीजिए आपको इस तरह की एक आर्क दे दी जाए, इस तरह की एक आर्क दे दी जाए,
ठीक है, ये है आपका एक आर्क का आर्क है, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपने क्या करनी है, इस आर्क के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसके लिए बच्चे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला याद रखिएगा, ये लेंथ अगर आर है, ये टोटल एंगल अगर अल्फा बन रहा है तो याद रखिएगा, क्योंकि डेरिवेशन नहीं है लेकिन हमें यूज़ करना है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसके कारण जो भी बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उसका रिजल्ट याद रखिएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2। तो बस रिजल्ट याद रखिएगा, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, वो भी ऑब्जेक्टिव में पड़ेगी, सब्जेक्टिव में तो नहीं है क्योंकि डेरिवेशन नहीं है इस तरह की। तो लीजिए, इस डेरिवेशन को मुझे याद रखिएगा। एक पॉइंट और बताएंगे, फिर आपके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और बताता हूँ जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए डायरेक्ट रिजल्ट है, डेरिवेशन आपके पास सीबीएसई में नहीं है, ठीक है। अगर करना चाहते हैं तो एडिशनल जो इसके साथ एक वीडियो के साथ लिंक बना के मैं इसका सोल्यूशन वहाँ पे अटैच कर दूँगा बच्चे आपका। चलिए एक पॉइंट और आपका बच्चे बताने जा रहे हैं, जो है यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर लिखना था, सेमी सर्कुलर रिंग। तो एक आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग है, जिसके कारण मुझे क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी चाहता हूँ। चलिए एक सेमी सर्कुलर रिंग मान लेते हैं, ये रही बच्चे मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ये सेमी सर्कुलर बना देते हैं पूरा अच्छी तरह, ठीक है। लीजिए एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसके सेंटर के ऊपर ये है बच्चे इसका सेंटर। इस रिंग की रेडियस मान लीजिए कितनी है बच्चे, आर है। इस रिंग के ऊपर मान लीजिए इसे नाम दे दीजिए ए बी का। चार्ज आपका इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रहा चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग की सेंटर के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है E नोट इज इक्वल टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। वैल्यू पुट करके और सोल्व करना चाहते करिए, नहीं तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है। एक लास्ट एक छोटी सी जो आपको याद रखना पड़ेगा, इसे नंबर 1 मान लीजिए तो इसे नंबर 2, ठीक है। तो कुछ आपको रिजल्ट यूज़ करने हैं, इसकी डेरिवेशन नहीं है आपके पास, करनी नहीं है। ओके, अगर आपकी मान लीजिए सर्कुलर रिंग इस तरह की होती, जिसके हाफ के ऊपर तो बच्चे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, हाफ के ऊपर बच्चे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ से यहाँ तक तो बच्चे पॉजिटिव चार्ज हो, और हाफ के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस बन जाता है, एक सेमी सर्कल है जिसकी हाफ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हाफ के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और आपने क्या करना है उसके सेंटर के ऊपर, ठीक है, इसकी रेडियस तो बच्चे आ रही है, इसके सेंटर के ऊपर आपने क्या करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जब कहीं ऐसा आ जाए तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ई नोट का रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का, ठीक है। जो भी आपका रिजल्ट आया उस रिजल्ट का बच्चे, ठीक है, ये रिजल्ट किसके बराबर आता है, Q डिवाइडेड बाय, ठीक है, पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, इस दोनों रिजल्ट को, और पिछले वाला रिजल्ट इनको याद रखिएगा। डेरिवेशन देखनी है तो उसे एडिशनल वीडियो के अंदर कुछ मैं आपको शो कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सीबीएसई और वैसे भी इसके अंदर आपके एग्जाम में कभी आएगा नहीं, सब्जेक्टिव में तो कभी आने वाला नहीं है, वहाँ आपको रिजल्ट यूज़ करने हैं तो आप इनका रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट को याद रखना, न्यूमेरिकल में कई बार इसकी जरूरत पड़ेगी, हम तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चे, अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मैंने अभी अब आपको बताया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करने जा रही हैं, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। लीजिए आपको कौन कौन से फार्मूले बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F डिवाइडेड बाई Q नोट के बराबर होता है, एक तो ये याद रखना है। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज किसके बराबर होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो भी सोर्स चार्ज होगा उसे आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्रिंसिपल सुपरपोजिशन को ओबे करेगी, यानी E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। फोर्थ, रिंग वाला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके रिंग के सेंटर के ऊपर बात करें, ठीक है, कितनी आएगी, सेंटर के ऊपर क्या होती है, हाँ जी, ये किसके ऊपर बात की हमने, सेंटर के ऊपर क्या होती है, 0 होती है।
अगर आपके बच्चे एक्सियल पॉइंट के ऊपर हो, अभी भी जो हमने केस किया है, एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकला था, इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी 2kq डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाय, ठीक है, क्या आई थी बच्चे 3/2। यहाँ पे बच्चे क्या था, लैम्डा आर आया था ना, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा आर, ठीक है, लैम्डा आर, मैं अब फॉर्म चेंज कर देता हूँ, जो आई थी वही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2/0, तो वही लिख दिया बच्चों मैंने, जो मैंने प्रूव की थी वही लिखी है। लो जी, ये यहाँ रही आपका, यहाँ तक बच्चे मैं लिख चुका हूँ, आपकी ये आपके फॉर्मूले कर चुके हैं, इनके रिगार्डिंग बच्चे हम करने क्या जा रहे हैं, न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। चलिए न्यूमेरिकल, चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, मान लीजिए एक चार्ज है, आपके लिए एक चार्ज है, क्या है चार्ज की वैल्यू, चार्ज आपको दिया हुआ है 0.009 माइक्रोकूलम, ये आपके ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है बेटा, मान लीजिए ओरिजिन के ऊपर आपका एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, आपने क्या करना है, ठीक है, आपने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, किस पॉइंट के ऊपर निकालनी है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कौन से पॉइंट पे, √7 मीटर, आपका एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू ये देखिए, और आपने क्या करना है, एक पॉइंट चार्ज जो आपका सेंटर में पड़ा है, इस सेंटर के कारण मान लीजिए एक्स वाई जेड एक्सिस मान सकते हैं ना, तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस होगी, ये एक्स होगी, ये वाई होगी, ये जेड होगी, तो सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू है, जेड की तो जीरो है, तो इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, उस पॉइंट के ऊपर आपने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो मान लीजिए इस पॉइंट को पी मान लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोला करते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर किसके इक्विवेलेंट होता है बच्चे, अगर मैं पोजीशन वेक्टर की जनरल फॉर्म बताऊँ, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होता है, एक्स आई प्लस वाई जे के इक्विवेलेंट होता है, जेड तो है ही नहीं इसके अंदर, अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो क्या आएगी बच्चे, √2xi प्लस √7j, तो मैंने इसे ऐसे लिख लिया। मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मेरा एम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में पूछूं तो क्या आता फॉर्मूला, k की जगह 1/4πε0, जो मेरा चार्ज था, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की जगह मैं वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू इंटू आर वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में बच्चे मैंने इसे लिख लिया। फ़ायदा बताएगा मेरे को भी, देखिए कैसे। अब अगर मैं इसे आगे सोल्व करूँ, ठीक है, मैं सोल्व करने जा रहा हूँ इनकी वैल्यू को, कैसे, देखिए इसकी वैल्यू तो आपको पता है 9 × 10⁹ हो गई, क्यू की वैल्यू आपको पता है कितनी बचे, माइक्रो में दे रखी है ध्यान से, 0.009 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, ठीक है। और आर वेक्टर कितना होता है बच्चे, आर वेक्टर रखा है √2i प्लस √7j डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड निकालो मुझे, आर का मैग्नीट्यूड कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर का मैग्नीट्यूड निकालने में कैसे निकलता है, अगर आर ये है तो आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, कंपोनेंट को स्केयर करो, ऐड करो, 2 का स्केयर 4 हो गया, इसका 49 हो गया, ठीक है। तो इस तरह बच्चे हम क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए बच्चे, हाँ जी, आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, लो जी मैं आपकी आर की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ। ओके, आर की वैल्यू फाइंड आउट, अच्छा यहाँ √2 था बेटा, √2 था तो इसका तो हो गया 2, इसका हो गया 7, 7 + 2 9 हो गया, 9 का रूट कितना है 3, तो मतलब यहाँ 3 आया, 3 का स्केयर कर दीजिएगा, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो बच्चे आई और जे दो टर्म्स आएंगी, यानी आपका आंसर आ जाएगा 3√2i प्लस 3√7j। तो इस तरह बच्चे आप सोल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, यूनिट आपको पता ही है न्यूटन पर कूलम। तो लीजिए इस तरह बच्चे मैंने कहा कि आपका एक न्यूमेरिकल सोल्व कर दिया, आसान था न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान से कीजिएगा। चलिए एक और न्यूमेरिकल आपकी कुछ न्यूमेरिकल्स की टाइप्स के अंदर एक और आपकी टाइप्स बताने जा रहा हूँ, नंबर सेकंड। इस न्यूमेरिकल के अंदर बच्चे 2 केस बताने वाला हूँ, ठीक है। आपका एक फर्स्ट केस में क्या है, मान लीजिए आपकी एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस है, इसके अंदर मीटर के अंदर बात की जा रही है। आपके बच्चे चार्जेस रख रहा हूँ, चार्जेस क्या हैं, ये मान लीजिए ओरिजिन है, ओरिजिन को से बोल देते हैं। फर्स्ट चार्ज आपका रखा हुआ है 1 पे, सेकंड चार्ज आपका रखा हुआ है 2 मीटर पे, थर्ड चार्ज 3 पे, ठीक है, सॉरी फर्स्ट चार्ज 1 पे, सेकंड 2 पे, थर्ड चार्ज 4 पे, अगला ऐसे ही बढ़ता जाएगा, 1 2 2 के बाद 4 4 के बाद 8 एंड सो ऑन, ऐसे ही बच्चे चलते हुए आगे तक सो ऑन कर देते हैं, मीटर में नियम है। आपको क्या करना है बच्चे, आपको ये भी बता देते हैं बच्चे, देखिए आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है, मान लीजिए इनफाइनाइट नंबर चार्ज हैं
पहला फर्स्ट पे, दूसरा सेकंड पे, तीसरा फोर्थ पे, फिर 8 पे, 16 पे, ऐसे 32 पे, ऐसे यूनिफॉर्मली आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपने इन सभी के कारण अगर इस नोट के ऊपर मतलब ओरिजिन के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, नंबर ऑफ चार्ज आपके 2 से ज़्यादा हैं तो क्लियर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रिंसिपल सुब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा आपको। प्रिंसिपल सुब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना चाहते हो तो हर चार्ज के कारण निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट चार्ज के कारण निकालिए, सेकंड के कारण निकालिए, थर्ड के कारण निकालिए, फोर्थ के कारण निकालिए और सभी के कारण निकालने के बाद उनको सम कर दीजिए, उनका वेक्टर एडिशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्योंकि सभी की डायरेक्शन सेम ही आएगी तो सिंपली आप वेक्टर हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट के लिए बात करें तो फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था के क्यू, चार्ज तो सेम था, डिस्टेंस कितना है पहले केस के अंदर, हाँ जी फर्स्ट केस के अंदर डिस्टेंस कितना है 1 का स्केयर। सेकंड के लिए के क्यू डिस्टेंस कितना है 2 का स्केयर। थर्ड के लिए के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है बेटा 4 का स्केयर एंड सो ऑन। ऐसे ही होगा। कोई टर्म कॉमन आती है? बिल्कुल कॉमन आ रही है, के क्यू को कॉमन ले सकते हैं आप। तो यहाँ क्या बचा? फर्स्ट टर्म पे बची 1/1 ही होता है, प्लस 1/4 प्लस 1/16, ऐसी बच्चे आपकी टर्म आगे चलती रहेगी, मूव करती रहेगी। आपको पता है बच्चे मैथमेटिक्स में आपने ये टर्म पढ़ी है, ये आपकी अगर आपका कॉमन रेशियो देखो, इसका रेशियो 1/4, इसका रेशियो 1/4, ठीक है। तो इन सभी का सम का आपका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? अगर मैं इन सभी टर्म का सम का फॉर्मूला लिखूँ तो ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है? a/1 - r, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, इंप्लीमेंट करें। तो अगर मैं इसे इंप्लीमेंट करूँ तो क्या आएगा? a कितना है बच्चे? अगर मैं इन सभी का सम करना चाहूँ, a कितना है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 1/4 का। अगर 1/4 का कॉमन रेशियो है तो के क्यू सॉल्व करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह बच्चे मैंने क्या किया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए, मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी निकाल दी ड्यू टू इन्फिनिट आपकी जो नंबर ऑफ चार्ज है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में चेंज करके आपको भी पूछ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये जो सारे चार्ज हैं आपके अल्टरनेट चार्ज, एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो क्या होता? अगर ऐसी सिचुएशन होती तो पहली टर्म पॉजिटिव होती, दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। उस केस में यहाँ नेगेटिव बजाय पॉजिटिव आ जाता, पॉजिटिव आता तो 4 + 1 5/4, ठीक है। तो यहाँ 5 हो जाता है, यहाँ 4, उस केस को भी आप सोल्व कर सकते हो। तो उस केस का आंसर कितना आ जाता? 4, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरह बच्चे उस पार्ट को भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो कितने भी चार्जेस हों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का यूज़ करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपका डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चे? आपकी मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, आपकी एक स्केयर है, ठीक है, आपके पास एक स्केयर है। ये मान लीजिए एक स्केयर है जिसकी साइड कितनी है? जिसकी साइड ए है। इसके आपके हर वर्टिसेस के ऊपर चार्ज आपके क्या हैं? क्यू हैं। इन सभी के कारण आपको क्या करना है? सेंटर के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे काम हम बच्चे इलेक्ट्रिक फोर्स वाले फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी आपके बच्चे कर चुके हैं, तो बिल्कुल वही काम यहाँ भी करना है। आपको याद करवा दूँ, सिमेट्रिकल फिगर हो तो सेंटर के ऊपर नेट फोर्स कितना होता है? 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगी? 0, ठीक है। तो इस चार्ज के कारण जो फील्ड आएगी उसे ये वाला चार्ज कैंसिल कर देगा, इस चार्ज वाली फील्ड को ये कैंसिल कर देगा, तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, ठीक है। अगर आपके बच्चे मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन, मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन ये था, तो फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव करें। तो एक सिंपल सा एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। मान लीजिए बेटा आपके 2 चार्ज हैं, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं क्यू क्यू। आपको इन 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए दे देते हैं 2 मीटर। इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन 2 चार्ज पॉइंट के बीच में आपको वो डिस्टेंस, वो पॉइंट पता है, ठीक है, वो पॉइंट आपका वो पॉइंट बताना है जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। चलिए मैं मान लेता हूँ वो पॉइंट क्या है? P है, जिसका डिस्टेंस x से कितने से A वाले चार्ज से कितना x, दूसरे वाले से कितना होगा? 2 - x है। इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 कब होगी? यानी इस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसे E1 का नाम दे दीजिए, इस Q के कारण जो आएगी उसे E2, आप E2 का नाम दे दीजिए। जिस पॉइंट पे E1 और E2 बराबर होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, उस पॉइंट के ऊपर आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे कैंसिल कर देगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आएगी। तो दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले इसके कारण निकालिए, क्या फार्मूला है? के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? x स्क्वायर। दूसरे के कारण के क्यू डिवाइडेड बाय 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है जी, यही था। आपकी जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं कैंसिल कर दीजिए, यहाँ रूट ले लीजिएगा 1/x,
1 2 माइनस एक्स के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। तो आपकी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 इक्वल टू आ गया 2x, तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ठीक है, आपकी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। तो इसका मतलब वैसे भी बच्चे मुझे पता था, तो लाइक चार्ज हैं तो लाइक चार्ज के बिल्कुल बीच में ही होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। तो अगर ये अलग अलग मैग्नीट्यूड भी होते, मान लीजिए ये अलग अलग मैग्नीट्यूड होते, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते थे, बिल्कुल सिंपली इस तरह निकाल सकते थे। ठीक है, तो एक कॉमन आपका रिजल्ट बचे आपका यूज़ करके मैंने आपको यहाँ शो किया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करें। तो मान लीजिए एक स्केयर है, वैसे ही बात करते हैं। एक स्केयर है, ये साइड ए ही मान लीजिए। आपके पॉइंट कौन कौन से हैं, आपके पॉइंट है, ये है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। आपके बच्चे पॉइंट चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पे है स्मॉल क्यू, यहाँ पे है कैपिटल क्यू, यहाँ पे है स्मॉल क्यू, ओके। तो हम आपका मेडिकल कर रहे थे बच्चे, एक स्केल मान लीजिए जिसके वर्टिसेस के ऊपर ये चार रखे हुए हैं। ये वाले पे इस वर्टिस के ऊपर स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू आपका ये रखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर कोई भी नहीं रखा हुआ, चलिए ये मान लेते हैं इसके ऊपर कोई भी नहीं रखा हुआ। आपने क्या करना है, स्केयर के इस डी पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो जो भी रिमेनिंग चार्ज हैं, जो भी आपके बच्चे रिमेनिंग चार्ज हैं, उनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, सबसे पहले इसके कारण निकालना, उसे यहाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 का नाम दे देना। इसके कारण निकालना, उसे E2 का नाम दे दीजिएगा। ठीक है, आपकी फिर इनका रिजल्टेंट निकाल लीजिएगा। इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इनका रिजल्टेंट निकालूंगा, वो भी इधर ही जाएगा। उसे मैं नाम दे देता हूँ E डैश का। ठीक, अब देखिए इसके कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो भी इसी डायरेक्शन में, इसे नाम दीजिए E3। ठीक है, बात समझ आइए। पहले इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आती है, फिर इसके कारण निकालिए, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लीजिएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करके। फिर तीसरे के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E डैश प्लस E3 के बराबर। तो ये फाइंड आउट करके इन्हें ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। तो इस तरह बच्चे मैं क्वेश्चन की आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ, ट्रिक से आप क्वेश्चन कर लेंगे, सोल्व करने की मेरे खास कुछ जरूरत नहीं लग रही मुझे। क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए बच्चे आपकी कोई बॉडी है जिसका मास m दिया हो। ठीक है, m है, तो मान लीजिए मैं उसे स्पेस के अंदर स्टेशनरी हेल्ड करना चाहता हूँ। अगर स्पेस में रखना चाहता हूँ तो बच्चे मान लीजिए एक आपकी बॉडी थी जिसका मास m था, जिसका चार्ज कितना था, q था। ठीक है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है अपवर्ड डायरेक्शन में। मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज है और मैंने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लगी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में, और इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी कि ये आपका स्टेशनरी पोजीशन में आ गया। ओके, कोई बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में कब होगी, स्टेशनरी पोजीशन में तभी होगी जब उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो इस बॉडी का वेट कहाँ जाएगा बच्चे, इस बॉडी का वेट तो जाएगा नीचे। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी फोर्स लगेगा, अगर वो फोर्स इसके वेट के बराबर हो जाए तो नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। तो स्टेशनरी या फॉर इक्विलिब्रियम के लिए आपका फोर्स किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, आपका फोर्स इक्विवेलेंट होना चाहिए mg। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है बच्चे, फोर्स होता है E होता है F डिवाइडेड बाई Q नॉट के बराबर। तो आपका F किसके बराबर होगा, QE के बराबर होगा। तो F की जगह QE लिख लीजिए, mg के बराबर लिख लीजिए। E किसके बराबर होगा, mg डिवाइडेड बाय Q के बराबर। तो लीजिए इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को भी निकाल सकते हैं, जिसकी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को आराम से निकाल लेंगे, आपको पता लग जाएगा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए ताकि ये आपका क्या हो, स्टेशनरी हो। अच्छा, गलती से ही अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी की डायरेक्शन में लगा दें तो क्या होगा, अगर इसी की डायरेक्शन में लगा दिया तो देखिए, तो नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा बेटा आपका mg। ठीक है, अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ, ठीक है, तो नेट फोर्स मान लीजिए F डैश है, तो mg प्लस किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक के कारण जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, Q F के बराबर होता है। ठीक है, Q F के बराबर आपका फोर्स इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक, अगर आपके बच्चे ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए तो लीजिए QF, इस तरह बच्चे F की वैल्यू आप, ठीक है, तो ओके, मैंने सेम डायरेक्शन में लगा दिया तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ E लिख देता हूँ, या फोर्स की फॉर्म में लिखना है तो QE लिखिए, नेट फोर्स निकाल लीजिएगा और आपका आंसर निकल आएगा। तो इस तरह अगर डायरेक्शन को रिवर्ट भी कर दिया जाए तो इससे कोई इशू नहीं है, आप इससे आराम से कर सकते हैं। ओके,
अब मैं अगर आपसे कहूँ, चलिए बच्चे एक क्वेश्चन ऐसा बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ये बना देते हैं। एक पेंटागन है, ठीक है, पेंटागन है। पेंटागन के यहाँ क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू। आपको बताइए इसके सेंटर के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? सिमेट्रिकल फिगर याद आ गया? सिमेट्रिकल फिगर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? 0 आएगी। तो इस तरह देखा आपने इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल में बड़ा अच्छा आपकी रिलेशन बनता है। रिलेशन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इसे आराम से इन क्वेश्चन को ईजिली वे में कर सकते हैं। चलिए, आपके न्यूमेरिकल डिस्कस हो चुके हैं। न्यूमेरिकल डिस्कस करने के बाद आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगले टॉपिक में मूव करूँगा। मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊँगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज़ होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील करने के लिए हम इमेजिनरी कुछ लाइन मानते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में हम उन्हें डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में बच्चे मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील करने के लिए हम क्या करते हैं, आपकी किसी भी चार्ज कराऊँ जो स्पेस है यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे उसके साथ डील करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइन मानते हैं। लाइन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो नेक्स्ट आर्टिकल में बच्चे मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ही बताऊँगा। तो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस, तो मैं इस टॉपिक में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। ये फील्ड लाइंस क्या चीज़ है, सबसे पहले तो उसे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ये फील्ड लाइन क्या होती है? ए फील्ड लाइंस कहाँ होती है? लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ए फील्ड लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगी इज एन imaginary line drawn in such that its direction at any point ठीक है is same as the direction of field at that point, ठीक है। तो फील्ड लाइन क्या होती है? फील्ड लाइंस आर दी, अगर मैं फील्ड लाइन को एक्सप्लेन करूँ तो फील्ड लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड आर इज इमेजिनरी लाइंस। ये क्या होती है बेटा? इमेजिनरी लाइंस होती हैं ड्रॉन इन सच दैट द डायरेक्शन एट एनी पॉइंट। अगर इन लाइन के किसी पॉइंट पे डायरेक्शन दिखी जाए तो वो आपकी फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो आपकी बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पता लगा। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनाती है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ डील करने का एक तरीका है। इमेजिनरी लाइंस हैं, जैसे किसी पॉइंट पे डायरेक्शन बनाओगे तो डायरेक्शन उस पॉइंट के ऊपर क्या बताएगा? फील्ड की वैल्यू को बताएगा, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है वो किसकी होती है? मान लीजिए कोई एरिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से राइट एंगल के ऊपर लाई करे, तो कितनी लाइन आपकी कितनी इलेक्ट्रिक लाइन उसमें से आपकी पास करके जाएंगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू होती है, मान लीजिए एरिया है, एक एरिया मान लीजिए ये रहा बच्चे एक एरिया जो नॉर्मली है आपकी फील्ड लाइन से, तो इसमें से कितनी फील्ड लाइंस आपकी पास करके जाएंगी, ठीक है। तो आपकी जितनी नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा आपकी पास करके जाएंगी उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी? उस पॉइंट के ऊपर आपकी ज़्यादा होगी। तो इंटेंसिटी क्या डिटरमाइन करती है वो लिख देते हैं, द इंटेंसिटी of the field is proportional to the number of line crossing unit area at right angle, ठीक है। तो इंटेंसिटी अगर आपके किसी भी पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उस एरिया के क्रॉस यूनिट उस पॉइंट के क्रॉस एक यूनिट एरिया मान लीजिए, तो उससे नॉर्मली आपकी जो नंबर ऑफ लाइंस होगी वो भी क्या करेगी? ज़्यादा होंगी। तो इसका मतलब स्पेस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो, तो अगर क्राउडिंग ज़्यादा होगी तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी बेटा? ज़्यादा ही होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग यूनिट एरिया एट राइट एंगल।
ठीक है। चलिए कुछ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपका नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चे सीबीएसई में से यहाँ से आपके हमेशा एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, तो ध्यान से यहाँ प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी होती हैं और स्मूथ कर्व। एक तो बच्चे ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी एंड स्मूथ कर्व। एक तो आपकी इमेजिनरी हुआ, साथ साथ ये स्मूथ कर्व भी है, ठीक है। इमेजिनरी और स्मूथ कर्व हो सकती है। नंबर सेकंड पॉइंट, अगर प्रॉपर्टी नंबर सेकंड बोलें, नेवर या कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्या नहीं करती बच्चे? क्रॉस नहीं करती। नंबर थर्ड, कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपके बच्चे, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड स्टार्ट normally at the surface of conductor, तो किसी भी कंडक्टर के सरफेस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी बेटा? नॉर्मल ही होंगी, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, ठीक है, अगर आपकी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होंगी। यानी इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लीजिए किसी स्पेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो उस पॉइंट के ऊपर आपकी फील्ड लाइंस भी कितनी होंगी? जीरो होंगी। देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी ही नहीं, ठीक है जी। चलिए, और अगर बचे आप क्या करें, अगर मैं यहाँ पे अगर एक और प्रॉपर्टी बताऊँ, चलिए यहाँ बता देते हैं नंबर 6 प्रॉपर्टी। नंबर 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है? नंबर 6 प्रॉपर्टी की ओर बचे आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 6 प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ध्यान सुनिएगा। नंबर 6 प्रॉपर्टी, अगर आप किसी भी आप जो मैग्नेटिक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, टेंजेंट, ठीक है, टू दी फील्ड, टेंजेंट टू दी फील्ड, अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे एट ए पॉइंट in an electric field या in an electric field give the direction, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड give the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्या बोला, आपकी फील्ड लाइन के किसी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट आपको उस पॉइंट के ऊपर आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। लीजिए, क्योंकि इमेजिनरी कंसेप्ट है तो जब तक मैं फिगर नहीं बनाऊंगा तब तक ये आर्टिकल क्लियर ही नहीं होता, तो मैं नीचे फिगर से बताता हूँ। इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं, दोबारा शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी कर्व है, ऐसे हैं कि उनके किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती हैं? कर्व भी हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो सकती हैं? स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो सकती हैं? स्ट्रेट भी हो सकती हैं, साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो सकती हैं? कर्व भी हो सकती हैं। स्ट्रेट है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। अगर कर्व है तो किसी भी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए पॉइंट ए या बी, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताता है। ये भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, ठीक। फिर मैंने आपको बताया बच्चे, आपके
सबसे पहले तो ये इमेजिनरी है, स्मूथ कर्व है, बिल्कुल स्मूथ कर्व है। कभी भी दो, ये तो फर्स्ट हो गई, कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। जैसे मान लीजिए दो लाइन है, दो लाइन कभी भी आपकी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। अगर क्रॉस किया तो क्या होगा, ज़रा देखिए, अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर दिया तो सेम पॉइंट पे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। अगर एक से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकती तो कभी भी दो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे बच्चे, क्रॉस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्ड ए क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाती। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं। मान लीजिए बच्चे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। मैंने आपको याद करवा दूँ, पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, इनवर्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दो चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बैंड हो जाती है। वैसे तो सिंगल चार्ज के कारण तो स्ट्रेट होती है, लेकिन आपके दो चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से बैंड हो जाती हैं। और क्या हो जाता है, लीजिए बैंड हो जाएंगी और इस तरफ कर्व्ड हो जाएंगी। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज के सरफेस के ऊपर आके टर्मिनेट हो जाती हैं। ये लीजिए टर्मिनेट हो गई। इससे आप आगे फॉर्म कर सकते हैं जो निकल रही है, ठीक है। इससे आउटवर्ड होंगी, और अगर इसके बनाना चाहें तो इसमें क्या होगी बच्चे, इसमें इनवर्ड। तो कभी भी वापस किसी भी मटेरियल के अंदर से तो बच्चे आ ही नहीं सकती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ मूव करती हैं, इसका मतलब ये कभी क्लोज लूप नहीं बना सकती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड स्टार्ट नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर के सरफेस से हमेशा नॉर्मल होगी। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये रहा कंडक्टर। अगर मैं इसे कहूँ इस कंडक्टर के ऊपर आपका चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अगर आपके कंडक्टर के सरफेस के ऊपर चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये है कंडक्टर जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इसके सरफेस से क्या होती है, नॉर्मली होगी। तो हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होंगी, नॉर्मली। ये लीजिए नॉर्मली ही होंगी। ये लीजिए हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मली ही होगी। तो कंडक्टर के सरफेस पे हर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड से नॉर्मल होती है। ओके, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कहीं पे भी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी, ठीक है। चलिए मैं आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न एक और बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, उनके बीच में इस तरह बाउंड्री लगा देते हैं। मैं इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करके लाता हूँ। दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इनके सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाती है बेटा, आउटवर्ड जाती है, ठीक। आउटवर्ड ही बनानी है, आउटवर्ड बनाइएगा। इसके कारण भी ऐसे बनाइएगा, आउटवर्ड। इसका मतलब दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करती है, एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर निकालती है। अगर ये दोनों चार्ज सेम हुए तो इनके बीच में, बिल्कुल बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा जहाँ पे आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। और अगर ये दोनों अलग अलग हुए तो न्यूट्रल पॉइंट स्मॉलर चार्ज की तरफ आपके शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पता लगा बच्चे, दो चार्ज के बीच में आपकी अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से ये आपकी क्या होती है, बैंड हो जाती है। लीजिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको बताई। ओके, एक प्रॉपर्टी और भी यहाँ पे याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, इसी कंडक्टर के अंदर कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास नहीं कर सकती। तो नो इलेक्ट्रिक लाइन कैन पास थ्रू ए कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास नहीं करेगी, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कंडक्टर के अंदर तो नहीं पास करती, ठीक है। बट अगर आपका मटेरियल डाई इलेक्ट्रिक हुआ, ठीक है, अगर आपका मटेरियल कैसा हुआ बच्चे, ये जो मैं शेड कर देता हूँ, डाई इलेक्ट्रिक्स। अब डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स बेसिकली इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास हो जाएगी। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें से पास हो जाएगी, ठीक है। बट आपके ऐसे मटेरियल जो बेसिकली हो तो इंसुलेटर, लेकिन फील्ड लगाने से उनके अंदर, जैसे ही बच्चे मैं एक्सटर्नल फील्ड लगाऊंगा इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाए तो वो होते हैं डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टर के अंदर से आपकी कोई फील्ड कभी पास नहीं कर सकती, डाइलेक्ट्रिक के अंदर से पास कर सकती है। बाकी डिटेल में आपको डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताऊँ। तो ये था बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ प्रॉपर्टी, और ये है उनकी आपकी रिप्रेजेंटेशन कई बार बनानी भी आ जाती है, तो ये आप बना के दिखाइए। तो पॉजिटिव चार्ज के आपकी पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके दिखाइए। आप अगर दो लाइक चार्ज है उनके कारण ड्रॉ करके दिखाइए। एक कंडक्टर है, कंडक्टर के कारण अगर आप बात करें इस तरह का मुझे क्वेश्चन आ जाता है, तो ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप करके देखिए, बिल्कुल आसान है, हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल